Hi everyone, my name is Chetna and I have brought a very interesting video series for you all. The name is Unfolding Theoretical Concepts. इस वीडियो में इन सीरीज के अंदर जो वीडियोस मैं लेकर आऊंगी उसमें इम्पोर्टेंट थियोरी के टॉपिक्स होंगे. And what I have tried to reduce the duration of these videos as much as possible, as much as I could do. क्योंकि लंबे समय के लिए अपनी फोकस अपना कंसंट्रेशन बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो सब कवर हो जाएं पर कम से कम समय में. सो एंड दिस वीडियो सीरीज इज स्पेसिफिकली फॉर मेंटल हेल्थ नर्सिंग. अब जो भी बच्चे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, वेदर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या मास्टर्स कर रहे हो या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट लेवल या फिर नॉर्सेट, तो आपको जरूरत होती है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, थियोरी क्लियर करने की. सो इन these sessions are really helpful for all of you. So let us begin और देख लेते हैं. आज का टॉपिक है हमारा डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. What all I am going to talk about in today's video is थोड़ी सी बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, फिर टाइप्स के बारे में और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, और देखेंगे कि एक निमोनिक है जिससे कि आप इजीली जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं या क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको याद रख सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर का. सो लेट अस टॉक अबाउट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. सबसे पहले अगर हम जाने कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो लेट मी टेल यू, इट इज द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर. इट इज द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर ग्लोबली. अगर बात करें, इंडिया में बात करें, तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी, दीज आर टू मेंटल इलनेसेस जो कि बहुत कॉमन है. जेंडर, विच जेंडर इज मोर प्रोन टू दिस? जेंडर इज फीमेल. अब जितने भी बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में मेल और फीमेल दोनों देकर, किस दोनों में से ज्यादा किस में कॉमन है, तो आपका आंसर होगा फीमेल. फीमेल जेंडर आर मोर प्रोन टुवर्ड्स depressive disorder because of various changes that happen during the lifetime of a female. Okay, and age की बात करें तो कौन सा एज मोस्ट कॉमन है ऑनसेट के लिए, डिप्रेसिव डिसऑर्डर शुरू होने के लिए, ये भी जरूरी है आपके लिए जानना. अराउंड 40 इयर्स, अराउंड 40 इयर्स जो मिड लाइफ शुरू हो जाती है, वहां से रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का. तो ये तो बात हुई थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिप्रेसिव डिसऑर्डर को लेके. अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको कि हम MDD के नाम से जानते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. सेकंड है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, विच मींस जो परसिस्ट करता है, लंबे समय तक के लिए रहता है. इसको आप PDD के नाम से भी याद रखेंगे और आप डिस्थाइमिया के नाम से भी इसको याद रखेंगे. तो एग्जाम में चाहे डिस्थाइमिया पूछा जाए या फिर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर पूछा जाए, नो नीड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड, आपको पता है दोनों एक ही चीज है. फिर बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज में जो सिम्टम्स आते हैं वो सब हम कवर करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में. चलिए बात करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट. अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स या व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपके लिए जानना जरूरी है. बिकॉज बेस्ड ऑन दीज क्लिनिकल फीचर्स यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. आप समझ पाओगे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में किस तरह के चेंजेस आ जाते हैं. तो 4 कैटेगरीज, वी हैव डिवाइडेड दीज क्लिनिकल फीचर्स अंडर 4 कैटेगरीज: मूड डिस्टर्बेंसेस, बायोलॉजिकल फंक्शंस, साइकोमोटर एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस. ये 4 फंक्शंस में प्रॉब्लम आने लगती है. अगर एक MCQ है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, यू नो कि बायोलॉजिकल में भी चेंजेस आते हैं, साइकोमोटर में भी आते हैं, कॉग्निटिव में भी आते हैं और मूड में भी आते हैं. अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं. वी नो दैट मूड इज डिप्रेस्ड, मूड इज सैड. किस तरीके का होता है? डिप्रेस्ड मूड होता है. ओके, आप इसको लो मूड भी कह सकते हो. सैडनेस है,
लंबे समय के लिए सैडनेस रहती है, परसिस्ट करती है। लंबे समय से मतलब है कि अगर एक दिन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे पेशेंट इज सैड, हैविंग सैड मूड। और अगर कुछ लंबे ड्यूरेशन की बात करें तो उस लंबे ड्यूरेशन में भी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट वाज सैड। एंड देयर इज नो हाइपोमेनिया और मेनिया, नो हाइपोमेनिया और मेनिया। क्योंकि इससे पहले जो हमने बाइपोलर डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, अगर उसमें हम बात करें तो हाइपोमेनिया और मेनिया भी कहीं कहीं होता है। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में देयर इज नो हाइपोमेनिया, देयर इज नो मेनिया, ओनली डिप्रेशन, ओनली डिप्रेस्ड मूड, ओनली लो मूड और सैड मूड। फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, और कैसा होता है, पेशेंट को लगता है कि कुछ खाली खाली सा है, किसी चीज की कमी है, फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, इनकम्प्लीट जो लगने लगता है। वन मोर थिंग, दैट इज एनहेडोनिया। व्हाट इज एनहेडोनिया? एनहेडोनिया इज patient is having loss of pleasure. Now patient does not feel any pleasure, loss of pleasure in the activities जो कि उसको पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब उनको करके भी अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगर हम बात करें बच्चों की, जिनको कि समझ ही नहीं आता है कि लो मूड हो रहा है, सैड मूड हो रहा है या क्या हो रहा है, उन केस में हम क्या कहेंगे? दे शो इरिटेबिलिटी। उनका मूड कैसा होता है? इरिटेबल मूड होता है, एंगर होता है, ठीक है, बच्चों में, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिफाइन इट दैट व्हाट इज हैपनिंग, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो बच्चों में इफ दे आर वेरी मच इरिटेबल, इफ दे आर वेरी मच एंग्री। ये बात हुई मूड डिस्टर्बेंसेस के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायोलॉजिकल फंक्शंस में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम बात करें एपिटाइट की, तो एपिटाइट में क्या होता है? हम बात करें वेट गेन की, तो वेट गेन में क्या होता है? स्लीप की बात करें तो स्लीप में क्या होता है? लिबिडो की बात करें तो लिबिडो में क्या होता है? ये चारों चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। देखिए नाउ यहाँ पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है। व्हाट हैपेंस? डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस कम भी हो सकता है और नॉर्मल से कम भी हो सकता है, नॉर्मल से ज्यादा भी हो सकता है। तो एपिटाइट भी इसी तरह ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। weight weight is also disturbed, weight is also disturbed, so this also can go up or go down. Sleep, yes, this is also disturbed. What happens? या तो पेशेंट को इंसोम्निया होगा या फिर हाइपरसोम्निया होगा, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम ही होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, या सुबह जल्दी उठ जा रहा है, सुबह जल्दी आंख खुल जा रही है, या रात में अचानक से आंख खुल रही है फिर नींद नहीं आ रही है, इनसोम्निया हो सकता है। हाइपरसोम्निया हो सकता है, बहुत लंबे समय के लिए पेशेंट सोता जा रहा है बट स्टिल पेशेंट इज नॉट फीलिंग रिफ्रेश्ड इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लिबिडो, नाउ व्हाट हैपेंस इन लिबिडो? देखो होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज वंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो डिप्रेशन में लिबिडो के साथ में क्या चेंजेस आ जाते हैं? लॉस ऑफ लिबिडो कहिए आप, ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। तो ये बात हुई बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस। नाउ व्हाट हैपेंस विद द एक्टिविटी? सो साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस मतलब उनकी एक्टिविटी कैसी हो जाती है? साइकोमोटर, साइकोमोटर एजिटेशन भी हो सकता है या रिटार्डेशन। सो व्हाट आई एम सेइंग, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन किस तरीके का नजर आएगा? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं? डिक्रीज्ड मूवमेंट्स। अब देखिए पेशेंट का क्या है, मूड बिल्कुल सैड है, एनर्जी भी बहुत कम है, तो उसका जो पोस्चर होगा वो भी आपको देखने से बहुत झुका झुका सा लगेगा और थका हुआ पेशेंट नजर आएगा, इतना एनर्जेटिक नजर नहीं आएगा। जब हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हमारा पोस्चर कैसा होता है? ओपन पोस्चर होता है और हम बहुत अच्छे से बिल्कुल अपना सर ऊपर उठा के हम चल रहे होते हैं और बहुत हमारी स्पीड भी ज्यादा होती है। यहीं पे अगर हम डिप्रेसिव पेशेंट की बात करें, मूड इज लो, एनर्जी इज लो, पोस्चर भी उसका क्लोज्ड है और झुका हुआ है और एनर्जी भी बहुत कम है, तो ये चेंजेस आएंगे उसके मूवमेंट में। और क्या हो सकता है? एक्सट्रीम केसेस में स्टूपर हो सकता है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट को कई बार वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है,
पेशेंट इज कॉन्शियस बट पेशेंट इज नॉट वेरी मच रिस्पॉन्सिव। अच्छा, फेशियल फीचर्स की बात भी हम यहाँ पे करते हैं। दो फेशियल फीचर्स भी आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। क्या फेशियल फीचर्स हैं? वेरागुथ फोल्ड एंड ओमेगा साइन। वेरागुथ फोल्ड एंड ओमेगा साइन। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, सो दैट कम समय में आप बहुत ज्यादा, मतलब जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो। ओमेगा साइन, तो इसको हम कई बार किस उससे क्वेश्चन में आता है, फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस क्या है, इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। वेरागुथ फोल्ड एंड ओमेगा साइन, ये नेक्स्ट एक जो इमेज है उसमें हम देखेंगे इसको। चलिए देखिए, ये है हमारा ओमेगा साइन। पेशेंट के फॉरहेड पे एक ओमेगा साइन बनने लगता है, एंड दिस इज द वेरागुथ फोल्ड, दिस इज द वेरागुथ फोल्ड। ओके, इस पिक्चर में हम दोनों चीजें देख सकते हैं। ये क्या है? फिजिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन है, फिजिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन है। नाउ व्हाट एल्स, फेशियल फीचर्स की हमने बात कर ली है, फैटीग एनर्जी लॉस की हमने बात कर ली है। व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि पेशेंट थका थका सा और उसकी एनर्जी बिल्कुल कम लगती है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, ठीक है। और क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? पुअर कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंट इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, पेशेंट कि अटेंशन नहीं है, अगर आप पेशेंट से कुछ बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ये हो रहा है साइकोमोटर डिस्टरबेंसेस के अंदर। आप इतना कुछ लिख सकते हैं आपके एग्जाम में। मान लीजिए आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो और डिप्रेसिव डिसऑर्डर की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर को कंपोज कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं कॉग्निटिव डिस्टरबेंसेस की। अब कॉग्निटिव डिस्टरबेंसेस आर मोर रिलेटेड टू आवर थॉट प्रोसेस। हमारा थॉट कैसा है? एक डिप्रेसिव पेशेंट के थॉट में क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्या चेंजेस आते हैं? कैसे हो जाते हैं थॉट्स? नेगेटिव हो जाते हैं। थॉट्स कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। पेशेंट अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगता है, इवेंट के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचने लगता है। एंड व्हाट इज दैट? दिस इज वर्थलेसनेस, आई होप आपको याद है, और होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कॉग्निटिव ट्रायड भी कहते हैं। क्या होता है ये? बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड। बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड मतलब बेक ने बताया था कि कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं विच मेक्स अ पर्सन प्रोन टूवर्ड्स सुसाइड, और डिप्रेसिव पेशेंट्स में ये नजर आते हैं। ओके, एंड व्हाट हैपेंस विद गिल्ट? What happens with guilt? Pathological guilt. गिल्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, पैथोलॉजिकल या फिर एक्सेसिव गिल्ट कहिए। थोड़ी सी कुछ बात है उसको लेके पेशेंट अपने आप को इतना सेल्फ ब्लेम करने लगता है कि वो जो इवेंट है उससे बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है, एक्सेसिव होता है और पैथोलॉजिकल हो जाता है। पैथोलॉजिकल हम जब कब कहते हैं? जब डिजीज कॉजिंग हो जाता है। नाउ दिस हैपेंस विद द गिल्ट। साइकोटिक फीचर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को साइकोटिक फीचर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या होते हैं साइकोटिक फीचर्स? जैसे कि डिल्यूजन्स एंड हैलुसिनेशंस। Patient might suffer with hallucinations and delusions also, and we know कि suicidal ideation patient में common है, depressive patient में, तो suicidal thoughts, and if patient is having suicidal thoughts, तो एक और चीज आपके लिए पढ़नी जरूरी है, that is paradoxical suicide. Paradoxical suicide क्या होती है? Paradoxical suicide, पेशेंट जब रिकवर कर रहा होता है, जब डिप्रेशन का पेशेंट का इलाज चल रहा है और पेशेंट को दवाइयों का असर होने लगा है और पेशेंट रिकवर करने लगा है, उस समय पे सुसाइड के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल सुसाइड। आप इसको याद रखोगे कि पैराडॉक्सिकल सुसाइड क्या होता है। क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए कि एक पेशेंट है जो रिकवर कर रहा है, अब उसको जरूरत है क्या कांस्टेंट सुपरविजन की? यस, यहाँ पे ज्यादा जरूरत है कांस्टेंट सुपरविजन की, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में अभी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, बट साथ में एनर्जी भी आ गई है कि अब वो अपने नेगेटिव थॉट्स पे और सुसाइडल आइडिएशन पे काम कर सकता है, एंड पेशेंट कैन डू दिस सुसाइड अटेम्प्ट। ओके, हमने 4 एरियाज के बारे में बात करी थी, मूड, biological, and your cognitive disturbances and your psychomotor disturbances, and this is how you know about this.
नाउ लेट मी टॉक अबाउट अ निमोनिक। किस तरीके से आप इनको याद रखोगे, जो कोर फीचर्स हैं, जो कोर फीचर्स हैं आपके डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, वो क्या है? साइज गैप्स। S stands for sadness, I stand for interest। इंटरेस्ट कैसा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम एनहेडोनिया बोल रहे हैं। G is guilt। गिल्ट कैसी है? एक्सेसिव गिल्ट है। एक्सेसिव गिल्ट है। You can also write down that the guilt is pathological। एनर्जी कैसी है? लैक ऑफ एनर्जी है। C पुअर कॉन्सेंट्रेशन है। A एपिटाइट डिस्टर्बेंस है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। साइकोमोटर एजिटेशन, रिटार्डेशन। एस स्टैंड्स फॉर सुसाइडल थॉट्स एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। Sleep can be insomnia, sleep can be hypersomnia. Now, this is a mnemonic which is actually going to help you a lot. बहुत मदद मिलेगी आपको एग्जाम में इस mnemonic से. Now, next, I am going to talk about dysthymia. Dysthymia is your PDD, persistent depressive disorder. इसके बारे में हमें जानना है। देखिए डिस्थाइमिया क्या है, क्या चीजें आपको डिस्थाइमिया के बारे में जाननी है। डिस्थाइमिया के बारे में आपको जानना है कि डिप्रेस्ड मूड, पेशेंट का जो मूड है। देखिए डिस्थाइमिया में क्या होता है, जितने फीचर्स हैं डिप्रेशन के, जैसे कि डिप्रेस्ड मूड है, ये सब चीजें लंबे समय से चलती आ रही हैं। कितने समय से? 2 years, लगभग 2 साल से पेशेंट कैसा है? सैड है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, इरिटेबल भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। बेसिकली जितने भी मैंने आपको यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं वो सब हो सकते हैं, बट नो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कभी भी ये सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं हुए कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, या पेशेंट के जो फंक्शंस हैं, जो उसके डेली के काम हैं, अपनी जॉब पे जाता है या कॉलेज जाता है, ठीक है, या हाउस वाइफ है, घर में काम कर रही है, ये सब चीजों में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आई, तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। पर पिछले 2 साल से कुछ इस तरीके का पेशेंट के साथ हो रहा है, कुछ ये चीजें पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। ये बात हुई अडल्ट्स में। चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट बच्चे और अडोलेसेंस? बच्चों में और अडोलेसेंस में ये जो ड्यूरेशन है, ये आधी हो जाती है, दैट इज 1 year। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको बच्चों याद रखना है, ये जरूरी चीज है कि बच्चों में इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 year है। दिस इज डिस्थाइमिया। लो एस्टीम है, पेशेंट विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, मतलब लोगों से इतना ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, अब मन नहीं करता है उसका। ये स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया आपको, ये 4th टाइप है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। ये क्या है? ये बच्चों में मिलता है अप टू 18 years। तो 18 साल से कम के बच्चों में अगर क्या है, अगर इंटेंस टेम्पर टैंट्रम है, सीवियर टेम्पर टैंट्रम के एपिसोड्स हैं, ओके, और कैसा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, वर्बल अग्रेशन है, फिजिकल अग्रेशन है, ठीक है, दिस कैन बी सीन, इरिटेबल है, एंग्री मूड है। और 18 साल से कम के बच्चों में अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, तो व्हाट वी कैन से, पेशेंट इज हैविंग डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। नाउ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर अब क्या है? देखिए डिस्फोरिया है, पर कब है? प्री मेंस्ट्रुअल। तो ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल फेज, बिकॉज ऑफ hormonal changes, because of hormonal changes, what is happening? पेशेंट के जो मूड है, या जो बिहेवियर है, या जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो सब अपीयर हो रहे हैं। पर अच्छी बात ये होती है कि ये इम्प्रूव हो जाते हैं विद ऑनसेट ऑफ मेंसेस। तो जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, all of these symptoms they start to improve. This is called as premenstrual dysphoric disorder. The name suggests that it is premenstrual. Now there is one term, endogenous and exogenous depression. इसकी बात मैं यहाँ पे करूंगी, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है। बता देती हूँ मैं आपको, जस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट, बट इट इज नो लॉन्गर इन यूज।
इन वर्ड्स का इस्तेमाल अब नहीं होता है, एंडोजीनस एक्सोजीनस डिप्रेशन का इस्तेमाल अब नहीं होता है, बट बिकॉज यू आस्क्ड एंड यू हैव अ डाउट इन इट, तो बात कर लेते हैं एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस डिप्रेशन। डिफरेंस है इन दोनों के कॉज में। इफ अगर कॉज बायोलॉजिकल है, अगर कॉज बायोलॉजिकल है मतलब कुछ जो हमारा फंक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर में है, हार्मोनल चेंजेस हैं, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंडोजीनस, क्योंकि इंटरनल कॉज है। बट इफ द कॉज इज एक्सटर्नल, इफ द कॉज इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है? लाइफ इवेंट्स, stressors from outside, relationship stress, family stress, job stress, work stress, all of these things, या loss of a big loss, a sudden loss, ये क्या है? सारे external events हैं। If this triggers the depressive symptoms, it will be called as exogenous depression. But again, मैं चाहती हूं इधर आप ध्यान दें, it is no longer in use. Now what is next? Yes, कुछ मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो गए हैं, मेलेंकोलिया क्या होता है, मेलेंकोलिक डिप्रेशन क्या होता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट मेलेंकोलिया क्या होता है। देखिए, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिप्रेशन, यूजुअली इट इज सीन इन ओल्ड पीपल। ओके, सो यूजुअली इट इज सीन इन एल्डरली। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप भी जब इस वीडियो को देखो तो साथ साथ में नोट्स बनाओ। एल्डरली, सीन इन एल्डरली, क्या सिम्टम्स आते हैं? अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब क्या है इसका? अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। ये जो इफ समवन इज सफरिंग विद मेलेंकोलिक डिप्रेशन, तो अगर मान लीजिए वो सुबह 5 बजे उठते हैं, तो लगभग 2, ढाई, 3 बजे उनकी आंख खुल जाएगी और फिर उनको नींद नहीं आएगी। तो लगभग 2 आवर्स, लगभग अपने यूजुअल समय से लगभग 2 घंटे पहले उनकी आंख खुल जाती है, एंड दे आर देन नॉट एबल टू स्लीप। एनोरेक्सिया है, खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहे हैं तो वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, और क्या चीजें हैं? साइको मोटर एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो गई हैं, या तो क्या है? एजिटेशन है, या फिर रिटार्डेशन है। फाइन, ये सब चीजें आप याद रखेंगे, ये सब चीजें आपको अपने, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप नोट्स साथ में बनाएंगे। व्हाट एल्स कैन हैपन? एनहेडोनिया तो होगा ही होगा, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और किस तरीके का मूड होगा? डिप्रेस्ड मूड। डिप्रेस्ड मूड है जिसमें कि बहुत ज्यादा दुख होना, या फिर एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होना, खालीपन लगना, ये सब रहेगा। कैसा रहेगा? इंटेंसली डिप्रेस्ड मूड रहेगा। डिप्रेस्ड मूड होगा, कैसा होगा? इंटेंस डिप्रेस्ड मूड होगा। इंटेंस का मतलब क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गहरा कह सकते हैं। ठीक है, गिल्ट कैसी होगी? एक्सेसिव गिल्ट, excessive guilt is present. Okay, and there is one thing, patient has lack of mood reactivity. Patient has lack of mood reactivity. इसका मतलब क्या है? कि पेशेंट का जो मूड है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। कैसा मूड है? रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए जो कि बहुत ज्यादा घना होता है, गहरा होता है, उसको हम मेलेंकोलिया कहते हैं। मेन चीजें एक बार देख लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होता है, एनोरेक्सिया वेट लॉस, साइकोमोटर एक्टिविटीज डिस्टर्ब्ड है, एनहेडोनिया है, इंटेंस डिप्रेस्ड मूड है, एक्सेसिव गिल्ट है, लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी है, यूजुअली सीन इन एल्डरली है। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। एक चीज हमेशा याद रखनी है, वी आर ऑल ग्रेट इन आवर ओन वेज, सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, but at the same time keep moving forward. All the best.